नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिस्ट्री क्लास में। मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने सिंधु सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर योजनाओं के बारे में जाना। उसके बाद में इनके आर्थिक जीवन के बारे में जाना कि भाई ये आर्थिक जीवन के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाते थे और फसल उगाने के साथ साथ हमें ये खेती जो करते थे यानी कृषि जो करते थे उसके साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता के कौन कौन से प्राचीन स्थल हैं जहां से ये मिलते हैं, किस प्रकार की ये फसलों को उगाते थे, उसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना। इनके पशु पालनों के बारे में कि भाई कौन कौन से पशुओं को पालते थे और कौन कौन से ऐसे पशु हैं जो कि प्राचीन स्थलों से हमें देखने को मिलते हैं और उन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, उनके बारे में जाना। अब जो हम जानेंगे आंतरिक और विदेशी व्यापार यानी आंतरिक विदेशी व्यापार ना शिल्प और तकनीक के बारे में। क्या था? शिल्प और तकनीक के बारे में। इसके बारे में जानेंगे। कृषि और पशुपालन हम जान चुके हैं, आज जानेंगे शिल्प। शिल्प क्या होता है? शिल्प, ठीक है, शिल्प यानी कि कारीगरी, किसी भी वस्तु को बनाना, ठीक है, तो वो क्या होती है? कारीगरी, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? शिल्प। यानी किसी भी धातु के उपकरणों का इस्तेमाल करना एक कारीगरी के अंतर्गत आता है और तकनीक के अंतर्गत आता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से शिल्प या तकनीक का इस्तेमाल करते थे उसी के बारे में हम जानेंगे। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इनके पशुपालन और इनके आर्थिक जीवन के बारे में, नगर योजनाओं के बारे में जान लिया। भाई मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी। इसका जो विस्तार था सिंधु सभ्यता का बहुत बड़े क्षेत्र में था। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में सुतकागेडोर था, बलूचिस्तान सिंध प्रांत में बोल सकते हैं। पश्चिम उत्तर में क्या था? मांडो जम्मू में था और दक्षिण में क्या था? दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है। अब मेरा जो आपसे कहने का जो तात्पर्य है वो ये, आज के आधुनिक समय में आप इन्हें इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि पंजाब यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। आज के आधुनिक समय की बात करें तो इन जो राज्य हैं उनके ये आधुनिक नाम है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई, ठीक है। अब ये भूभाग बहुत बड़े में था, तो यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ का खान पान, रहना सहना, ठीक है, वेशभूषा, बोला चाली सभी में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। तो उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में भी क्या था? सिंधु सभ्यता बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी। तो भूभाग में फैलने के कारण क्या था कि उस समय के जो थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनावली, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, बनावली, रंगपुर, आमरी, ठीक है, कालीबंगा, ये कुछ ऐसे प्राचीन स्थल है सिंधु सभ्यता के जहां पर अलग अलग यानी सभ्यता एक ही थी लेकिन जो मानव का रहन सहन था, मकान था, कृषि थी, वहां पर कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल सकता है जो कि आज के आधुनिक समय में भी है। देखो कहीं कहीं पर देखो पक्के मकान है आज भी हमारे आधुनिक समय में, ठीक है ना। कहीं कहीं पर 2 मंजिला, 3 मंजिला और 10-10, 20-20 मंजिल की भी बिल्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और कहीं पर थोड़े से और आगे निकल जाएं गांव देहात की तरफ तो वहां पर आज भी पक्के मकान और कच्चे मकान और झुग्गी और झोपड़ियों जैसे मकान भी देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, दुर्ग में रहने वाले अच्छे फैसिलिटी यानी दुर्ग में रहने वाले अच्छे ढंग से रहते थे, पक्के मकान भी देखने को मिलते हैं। और उसके बाहर दुर्ग या गढ़ी में चले जाएं या निचले शहर में चले जाएं तो सामान्य लोग क्या थे? कच्चे मकान बनाते थे। हो सकता है उन सामान्य लोगों में जो उनके मकान थे ईंटों के बने थे लेकिन फर्श कच्चा हो, या फिर मकान क्या कहते हैं कच्चे बने हो, फर्श उनका पक्का हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने आपको बताया कि कृषि किस प्रकार से करते थे और उस भाई देखो ये कृषि प्रधान थी सभ्यता, हास्ययुगीन सभ्यता थी लेकिन ग्रामीण सभ्यता थी। और कृषि के माध्यम से ये क्या करते थे? फसलों को उगाकर शहरों में ले जाते थे, शहरों में बेचने के बाद में अपनी जरूरत की चीजें शहरों से ये खरीद कर लेकर आते थे। शिल्प और तकनीक की अगर हम बात करें इनकी, तो शिल्प और तकनीक के माध्यम से ये क्या करते थे? देखो ये पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे? पत्थरों का, याद रखो, पत्थरों के औजार, पत्थरों के औजारों का ये प्रयोग करते थे। नंबर 1 बात ये आप समझ लीजिए कि पत्थरों के औजारों को प्रयोग करने के बाद ये क्या करते थे? कांस्ययुगीन सभ्यता होने के कारण, एक थी सिंधु सभ्यता से पहले ताम्रपाषाणिक सभ्यता, लेकिन उसके बाद में सिंधु सभ्यता हुई, लेकिन जल्दी खत्म होने के कारण यानी विलुप्त होने के कारण ये सभ्यता जो
कांस्ययुगीन सभ्यता से, सॉरी ताम्रपाषाणिक समय यानी ताम्रपाषाणिक सभ्यता से पहले की मानी जाती है। ठीक है, अब क्या करते थे, पत्थरों का औजारों का प्रयोग करते थे यहाँ के जो कारीगर थे, जैसे कि शिल्पकार जो थे। ठीक, आधुनिक समय में शिल्पकार हो गए और राजमिस्त्री हो गए, बढ़ई हो गए, ये उस समय शिल्पकारों में इनकी गिनतियां आती थी। ठीक, ये पत्थरों के औजारों को प्रयोग करते थे और सिंधु सभ्यता के ही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले तांबे और टिन को मिलाकर कांसा तैयार किया था। किसको मिलाकर? तांबा प्लस टिन। ठीक है, इनको मिलाकर इन्होंने क्या तैयार किया था? तो कांसा। इनको, इन धातुओं को मिलाकर इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने कांसे की धातु तैयार की, यानी एक तांबा धातु, एक टिन धातु, इन दोनों धातुओं को मिलाकर मिक्स कर कर जो एक नई धातु बन के निकली वो थी कांसा। अब कांसा कौन करते थे? तो भाई ये करते थे इनके कारीगर, और कारीगर कौन करते? शिल्पकार। आधुनिक आज के समय में क्या कह सकते हैं उन्हें? लोहार। भाई लोहे का, धातु का काम करने वाले धातुकार को बोलते हैं, यानी धातु का काम करने वाले को धातुकार। धातुकार आज के समय में कौन है? जिस प्रकार से धातु का काम करते हैं ज्यादातर लोहार, तो उनको लोहार। उस समय के क्या थे? उस समय इनको क्या बोलते थे? कसेरू। क्या बोलते थे? कसेरू। इनका बहुत ज्यादा महत्व था, है ना, समाज में। अब ये क्या तैयार? कसेरू। लकड़ी का काम करने वाला कौन था? है ना, लकड़ियों का जो थे वो बढ़ई। ठीक है ना, पत्थरों का निर्माण करने वाला कौन था? पत्थरों की तकनीक का, है ना, तो ना विश्वकर्मा बोल देते हैं पत्थरों का निर्माण करने वाले। कुछ समय विश्वकर्मा जी ने ही इनको ये वरदान दिया था कि मानव को, दंत कथाएं के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, तो ये इन्होंने ये तैयार किया टिन, है ना। अब शिल्पियों के द्वारा होता था। शिल्पी कौन थे? शिल्पी एक तरह के व्यापारी, ठीक है ना, लोहार, बढ़ई, इस तरह के जो कारीगर थे जो कि धातु का निर्माण करते थे और आम जनता की जो जरूरतें पूरी करते थे, औजारों या हथियारों के रूप में वो शिल्पियां होते थे। ठीक है, इनमें इन सबको तैयार करने वाले कौन थे? केसरो, है ना। कौन तैयार करते थे इन्हें? तो केसरो का बहुत ज्यादा महत्व था। केसरो वही व्यक्ति थे जो कि इन धातुओं का उपयोग सबसे ज्यादा करते थे। सिंधु सभ्यता में ये जो धातुएं हैं ये सिंधु सभ्यता के ही प्राचीन स्थलों से मानवों के द्वारा निकाली जाती थी, और निकालने के बाद में इनका उपयोग अपनी रोजमर्रा के जीवन में ये लोग करते थे। अब ये धातुएं मिलती कहां से थी सिंधु सभ्यता में? भाई सिंधु सभ्यता बहुत बड़े भूभाग में था, जो भी आज के आधुनिक समय में भी बहुत बड़े भूभाग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करते थे? धातुएं हमें सिंधु सभ्यता से, जो कि उस समय का मानव अपने प्रयोग में लाता था, वो कहां कहां से मिलती थी। तो देखो जैसे तांबा है, ठीक है, तांबा कहां से मिलता था? तो राजस्थान। सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल राजस्थान, यहां से सिंधु सभ्यता के लोग तांबे को निकालते थे, और निकालने के बाद में क्या करते थे? अपने प्रयोग में लाते थे। ठीक है, तो ये पेपरों में देखने को मिलता है भैया, ये पेपरों में देखने को मिलता है धातुओं से संबंधित, यानी कौन कौन सी धातु कौन कौन से प्राचीन स्थलों से निकाली गई और प्रयोग में लाई। तो ये सारी चीजें हमें सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब देखो टिन, सोना और चांदी, ये कहां से आते थे? ये अफगानिस्तान से। कहां से? टिन, टिन, सोना, चांदी, ये आते थे अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ये कहां से, कौन से स्थल से आते थे? सिंधु सभ्यता के यही प्राचीन स्थल है जहां से ये सोना चांदी और टिन को लाते थे और अपने प्रयोग में। सोना चांदी तो देखो आभूषणों के काम आते थे, बर्तनों के काम आते थे उस समय, ठीक है ना। और ये भी तांबा भी और टिन भी, ये औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और अपनी जरूरत की हथियार और उपकरण बनाने के प्रयोग में भी इनका प्रयोग किया जाता था। बात करें उसके बाद में, देखो क्योंकि शिल्प तकनीक है, किस प्रकार से सिंधु सभ्यता के लोग उद्योग करते थे या व्यापार करते थे। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते हैं कपड़ों के साक्ष्य, यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कपड़ों से भी परिचित थे। अब कपड़ा हमें कहां से मिला सबूत के तौर पे? तो वो मोहनजोदारो से। ठीक है, मोहनजोदारो से क्या? सूती कपड़ा।
सूती कपड़े के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। अब शिल्प तकनीक की बात चल रही है, तो भैया शिल्प तकनीक के जो सिंधु सभ्यता है बहुत बड़े भूभाग में थी, तो हर प्राचीन स्थल से कुछ ना कुछ सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते? उपकरण बनाते थे, यानी शिल्प और तकनीक का इस्तेमाल करते थे। तो उसी आधार पर भाई मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े मिलने का क्या मतलब है कि यहाँ के जो लोग थे वो कपड़े से परिचित थे और कपड़े का ही यहाँ पर व्यापार किया जाता होगा। एक तो व्यापार के लिए कपड़े का प्रयोग और एक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल मोहनजोदाड़ो से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिल गए। उसके बाद बात करें लोथल, सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है लोथल से। तो यहाँ के जो लोग थे और भी ज्यादा विकसित थे, और विकसित होने का जो मतलब है तो यहाँ से क्या मिलते हैं? नाव, नाव बनाने के साक्ष्य। लोथल क्या था? उस समय का एक बंदरगाह, बंदरगाह भी था, और यहाँ से जो साक्ष्य मिले गोदीवाड़े के साक्ष्य। तो नाव बनाने का काम था, ठीक है ना, नाव बनाने का काम कहां पर था? लोथल में था। और यहां से हमें गोदीवाड़ा, गोदीवाड़े का मतलब होता है, गोदीवाड़े का जो मतलब होता है वो ये है कि एक तरह का बंदरगाह, यानी कि आज के समय का डॉक यार्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहां से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। लोथल उस समय का बंदरगाह। अब सिंधु सभ्यता बड़ी थी, तो यहाँ पर क्या, कहां पर, यानी कहीं पर तो नाव बनाने का काम होता था, कहीं पर सूती कपड़े का काम, कहीं पर तांबे और टीन को मिलाकर कांसे तैयार कर उपकरणों का इस्तेमाल, कहीं पर देखो आभूषणों का इस्तेमाल, सोना चांदी मंगाया और उसके आभूषण बनाए, और लोग उस समय सोना चांदी का प्रयोग आभूषण के तौर पर बहुत ज्यादा प्रचलन में भी था, ठीक है। मोहर बनाने का काम क्या था? मोहर बनाने का काम सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है। मिट्टी की पुतलियां बनाने का काम करते थे। तो ये क्या काम थे? ये प्रमाण करते हैं कि उस समय सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो काफी विकसित थे, और विकसित होने के साथ साथ शहर के लोगों को, जो गांव के लोगों को जो जरूरत थी वो शहर के लोग पूरा करते थे, और जो शहर के लोगों की खान पान की जो पूर्ति थी वो गांव के लोग उनको पूरा करते थे। यानी ये दोनों ही जो थे, शहर और गांव, एक दूसरे से बहुत ज्यादा घनिष्ठ और संबंधित थे, ठीक है ना। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर थे, क्योंकि शहर की जो वस्तुएं थी गांव के लोग उन्हें अपने क्या कहते हैं आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए लेकर आते थे, और शहर की जो आवश्यकता थी, अनाज फल सब्जी, ये सारी चीजें यहाँ के लोग क्या थे, गांव के लोग शहर को ले जाते थे, और शहर से क्या थे, शिल्पियों से अपनी आवश्यकताओं की चीजें वो लोग लाते थे, चाहे वो खिलौने के रूप में हो या उपकरण के रूप में हो या अपने जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुओं के रूप में हो, ठीक है। उस समय एक चीज का प्रचलन बहुत था, चाक, कुम्हार के चाक का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। कहां पर? सिंधु सभ्यता पर। क्यों किया जाता था? यहाँ चाक के प्रयोग से क्या करते थे? भांडों, भांडे कौन से? भांड मतलब बर्तनों को, एक तो भांड बनाने में और चमकाने में। तो सिंधु सभ्यता में किसका? चाक का, कुम्हार के चाक का प्रयोग बहुत जबरदस्त तरीके से किया जाता था। यानी बर्तन जो बनते थे उस समय चाक के द्वारा बनते थे। और आधुनिक समय में भी अगर मिट्टी के बर्तनों की बात की जाए तो देखो कुम्हार के चाक का प्रयोग आज भी होता है। थोड़ा सा इनमें अंतर देखने को मिल गया है, क्योंकि अब जो कुम्हार के जो चाक के माध्यम से मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो मशीनों के द्वारा आधुनिक समय में देखने को मिलते भी हैं। पहले जमाने में मिट्टी के द्वारा बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है ना, किसी धातु के बर्तन ज्यादा नहीं बनाए जाते थे, ठीक है। और जो बनते थे तो वो बड़े बड़े क्या कहते हैं राजाओं के पास देखने को, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको पास में ज्यादा मिलते थे। लेकिन आम जनता चाक का प्रयोग अपने आवश्यकताओं, जो घरेलू आवश्यकता के बर्तन थे उनमें चाक का प्रयोग करते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो से अब देखो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूं तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है? इसके बर्तन पर, मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, इसके बर्तन पर, किस पे? बर्तन पर, बर्तन पर क्या है? कोई लेख नहीं मिलता, ठीक है ना, लेख नहीं। ये इसकी विशेषता है कि बर्तनों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का लेख नहीं मिलता। लेकिन हड़प्पा के, ठीक है, क्या थे? हड़प्पा, हड़प्पा के बर्तनों पर लेख और मानव आकृति, लेख भी मिलता है, आकृति मिलती है। अंतर देख लेना, यही है कि इसमें लेख नहीं मिलता और इसमें
लेख भी मिलता है और मानव की आकृति भी देखने को मिलती है। तो ये जो मैंने प्यारे साथियों आप लोगों से साझा की वो शिल्प तकनीकों से संबंधित चीजें थी कि वहां के शिल्पकार जो थे, ठीक है ना, वो कौन कौन से उपकरणों का, हथियारों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना, कौन कौन से धातुओं का प्रयोग करते थे और कौन कौन से वो प्राचीन स्थल हैं जहां से हमें शिल्प और तकनीक की जानकारियां मिलती हैं। तो मैंने वो प्राचीन स्थलों से संबंधित भाई जो जिन स्थलों से हमें साक्ष्य मिले, तो वो साक्ष्य के माध्यम से तो मैंने स्थल के बारे में आप लोगों को जानकारी दी, भाई कौन से स्थलों से मिले और क्या मिले, क्या साक्ष्य मिले, उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में भी देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।